नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की जंग बन गया है। ममता बनाम मोदी हुए इस मुकाबले के दोनों ही पार्टियों के लिए अपने अपने फायदे नुकसान है। बीजेपी ने जहां मोदी को आगे कर अपना सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र चला दिया है, वहीं ममता ने भी पीएम को सीधे निशाने पर लेकर बता दिया है कि बंगाल में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। खैर, बंगाल चुनाव पीएम मोदी और सीएम ममता की नाक का सवाल बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद मैं आगाज करूंगी प्राइम डिबेट का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर जिस तरह से हमलावर हैं, उससे राज्य का विधानसभा चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की जंग बन गया है। ममता बनाम मोदी हुए इस मुकाबले के दोनों ही पार्टियों के लिए अपने अपने फायदे नुकसान हैं। बीजेपी ने जहां मोदी को आगे कर अपना सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र चल दिया है, वहीं ममता ने भी सीधे पीएम को ललकार कर बता दिया है कि उनसे कद्दावर विपक्षी नेता इस समय ना तो बंगाल में है और ना ही देश में। ममता बनर्जी ने जब अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उनके निशाने पर पीएम मोदी ही रहे। ममता ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल में 20 रैली करें या 120, चुनाव परिणाम टीएमसी के पक्ष में ही रहने वाला है। ममता ने ऐसा कहकर सीधे सीधे पीएम मोदी से मुकाबले की हुंकार भरी। ये एक ऐसा कदम है जिससे विधानसभा चुनावों में बीजेपी के विपक्षी नेता बचते रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी का राज्य नेतृत्व मजबूत नहीं है, वहां पार्टी की कोशिश पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की होती है। ऐसे में पहली नजर ममता का मोदी पर निशाना बीजेपी की मुराद पूरी करने और खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम लगता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि बंगाल की राजनीति दूसरे राज्यों से अलग है और ममता बनाम मोदी मुकाबला दोनों ही पार्टियों के लिए फायदे का सौदा है। मोदी को ललकार कर ममता ने अपने वोटरों को कई सियासी संदेश दिए हैं। पहला संदेश यही कि बंगाल में उनके मुकाबले विपक्षी खेमे में कोई नहीं है और उनसे लड़ने के लिए दिल्ली से बीजेपी नेता राज्य में आ रहे हैं। इसके अलावा ममता ये भी बता रही हैं कि कैसे एक तरफ केंद्र की ताकतवर सरकार, सरकारी एजेंसियां, मंत्रियों की फौज है, तो दूसरी तरफ वे अकेली मोर्चा खोले हुए हैं। मोदी शाह की जोड़ी को वो बाहरी बताकर खुद को बंगाल अस्मिता से जोड़ने की भी भरपूर कोशिश कर रही हैं, जिसकी पुख्ता काट बीजेपी अब तक नहीं तलाश पाई है। बीजेपी के लिए भी मोदी बनाम विपक्ष का मुकाबला हमेशा से जीत का फार्मूला रहा है। केंद्र में टेस्टेड इस फॉर्मूले को बीजेपी ने राज्यों में जहां जहां अपनाया, उसे सफलता मिली। दिल्ली, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां इसकी बड़ी वजह यही बताई गई कि यहां मुकाबला मोदी बनाम विपक्ष की जगह स्थानीय बीजेपी नेतृत्व बनाम विपक्ष रहा। इसके अलावा मोदी बनाम ममता मुकाबला होने से ये बात भी साबित हो गई है कि बंगाल में ममता को टक्कर केवल बीजेपी ही दे सकती है। ये राज्य में सत्ता परिवर्तन की आस लगाए वोटरों को सीधा संदेश है कि उनके लिए बीजेपी ही विकल्प है, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन नहीं। पिछले चुनाव में महज 3 सीटें जीतने वाली पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण तैयार हो चुका है और दोनों बड़े दिग्गज नेताओं ने हुंकार भरनी शुरू कर दी। हालांकि देखना अहम होगा कि नंदीग्राम से किसकी जीत होगी, कौन बन जाएगा नंदीग्राम से रंगा, ये भी बड़ा सवाल है आज की हमारी इस प्राइम डिबेट में। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज हुंकार भर दी है, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, पैदल जाकर मंदिरों में उन्होंने आज पूजा अर्चना की। वहीं नंदीग्राम से उन्होंने चंडी पाठ भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को आज पढ़ाया। उसके बाद देखना अहम होगा कि क्या इस चंडी पाठ के बाद नंदीग्राम में सफलता मिल पाएगी या भाजपा को किस तरह से इस चंडी पाठ से नुकसान होने वाला है, ये भी आज का बड़ा सवाल है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी जंग जारी है, एक के बाद एक वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां एक और
भाजपा सरकार लगातार भ्रष्ट बता रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि हमें बाहरी लोग नहीं चाहिए। तो नंदीग्राम में कौन बजाएगा डंका? इसी के साथ मैं प्राइम डिबेट का आगाज करती हूं और मेरे साथ स्काइप से बीजेपी नेता ओपी सिंह जुड़ चुके हैं। टीएमसी नेता शुभंकर भट्टाचार्य मेरे साथ यहां मौजूद है स्टूडियो में। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी थोड़ी देर में गिरीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले ओम जी, मेरा सवाल आपसे है, नंदीग्राम में ममता ने सीधे ललकार लगाई है, खेला होबे कौन सा पाठ सुनना चाहते हैं, चंडी या देवी? उन्होंने सारे पाठ सुनाने की ठान ली है। उन्होंने साफ कहना है उनका कि खेलना चाहते हो तो साफ तौर पर उन्होंने चैलेंज दे दिया भाजपा सरकार को। देखिए, ऐसा है कि ये पश्चिम बंगाल का चुनाव में खेला होगो जो उन्होंने एक नारा दिया है, एक बात कही है, वही बीजेपी कह रहे हैं कि खेला खत्म। ममता बनर्जी का जो 10 साल का खेला था, माँ माटी मानुष के सहारे नारा देकर के जिस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, और जो उनका 10 साल का कुशासन है, इससे उब करके वहां की जनता पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर बह रही है। चारों तरफ परिवर्तन की लहर बह रही है और ये ममता दीदी जान चुकी है कि अब हमारा खेला खत्म हो चुका है। देखिए, आपने नंदीग्राम की चर्चा की है। जो ममता बनर्जी जय श्री राम पर लाठीचार्ज करवाती है, चिढ़ती है, जो ममता बनर्जी किसी जमाने में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाती है, आज वही ममता बनर्जी हिंदू अपने को सबसे बड़ा हिंदू का दावा करते हुए उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मंदिर में जाऊं कि मस्जिद में जाऊं कि मजार पर जाऊं। वो जाती है और नंदीग्राम मंच पर चंडी पाठ पढ़ती है। इसके पहले कभी चंडी पाठ उनके नाम मुंह से सुना था, कभी उनसे जैसे नाम उनके नाम से सुना था, खैर बहुत अच्छा है। और 1 घंटे बाद मजार पर जाती है, तो वो खेला ही कर रही है। वो चारों प्रकार से वो खेला ही कर रही है, मस्जिद और मंदिर में जाकर करे, खैर उनका मामला है। नंदीग्राम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आज जो उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी, जो कभी उनके बहुत नजदीकी और उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनके सामने खड़े हैं। नंदीग्राम में कई बार शुभेंदु अधिकारी जी वहां से सांसद और विधायक लंबे समय तक चुने गए हैं, चुने जाते रहे। उनकी लोकप्रियता का आप अंदाज इस बात से लगा सकती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2016 में 80,000 मतों से वो जीते। 80,000 मतों से शुभेंदु अधिकारी, ये उनकी कर्म भूमि है जहां पर वो अत्यंत ही लोकप्रिय है। ये बात तो हुई शुभेंदु जी और ममता जी के आमने सामने की बात। लेकिन दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि वहां की जनता ये देख रही है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उज्ज्वला योजना, आपका जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन योजना, और इसी हेलो जी ओम प्रकाश जी, आवाज सुन रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और ये पहले मुख्यमंत्री है देश की जिन्होंने आयुष्मान भारत, जिसमें गरीबों के लिए 5 लाख तक दवा और उनके उपचार की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया है। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मिनिस्ट्री नहीं बनाया, तो आपने जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, तो उसमें नुकसान तो ममता जी का तो हुआ नहीं, गरीब लोगों का हुआ। इसीलिए नारा लग रहा परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तृणमूल सरकार अधिकारी तब तक तो टीएमसी के नाम पर लेते थे ना, अब क्या लोग बीजेपी के नाम पर उन्हें वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? बीजेपी के नाम पर वोट देंगे और ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ, उनके त्राईमान के खिलाफ वोट देंगे। उनका कुशासन ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। ये साफ संकेत देता है कि इस बार वो साफ हो रही है। तो ऐसे में शुभेंदु क्यों नहीं जीतेंगे? शुभेंदु तो वहां के जो है सबसे लोकप्रिय नेता है, ये ममता जी जान चुकी है। और इस बात से आप अंदाजा लगाइए, कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा में 3 दिन जाकर के रुकता है, उनको पता है कि मैं यहाँ से हार जाऊंगी। ठीक है, हम इसका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ शुभंकर जी मौजूद हैं, उनसे भी जवाब ले। शुभंकर जी, नंदीग्राम में खेला होबे या ना होबे, क्या लगता है आपको? 3 दिन रुकने जा रही हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं डर गई है ममता दीदी।
चुनाव होता है किसी क्षेत्र में जाके जब लगते हैं तो उसका अपना एक शेड्यूल होता है। ममता जी का बराबर का जब वो पिछली बार भवानीपुर से जब वो लड़ी तो वहाँ पे भी उनका एक शेड्यूल रहा, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली हफ्ते हफ्ते रह के उन्होंने किया। तो ये अपना एक शेड्यूल होता है, इससे डरने और उस सब की तो बातें अलग छोड़ दीजिए। लेकिन अभी मैं माननीय प्रवक्ता जी को सुन रहा था भाजपा के, और वो वहाँ पे बोल रहे थे कि भाई जो ममता जी ने वहाँ पे कुशासन किया और किया, तो ये कुशासन में जो लोग शामिल थे उसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, उसमें मुकुल राय भी थे, इसमें वो तमाम विधायक भी थे जो आज उनके पाले में चले गए। कुशासन अकेले ममता जी तो खुद अकेले तो कर नहीं सकती थी ना, उनको भी कुशासन के लिए टीम की जरूरत थी। टीम अब आपके पास, अब आप कहते हैं कि जिन्होंने टीएमसी के साथ रह के कुशासन किया वो आपके साथ रह के शासन करेंगे? नहीं। अब क्या होता है, देखिए ममता दीदी को तो अपनी न नीति बदल के लोगों के पास जाने की जरूरत है। अगर वो पहले सीए और एनआरसी का विरोध करती आ रही थी तो अब भी करेंगी। वो अगर अभी भी कह रही है, जैसे अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाई वहाँ पे आयुष्मान भारत को नहीं लागू होने दिया, इतने का पैसा। आपको मैं बता दूं, आयुष्मान भारत के हिसाब से जो गरीब का जो लेवल है, जो बीपीएल की जो, उसको 6000 का लिया गया है, जबकि बंगाल में हमारा जो अपना हेल्थ स्कीम है उसका जो थ्रेशोल्ड है बेसिक वो 3000 का है। तो ज़्यादा कवरेज किसको मिल रही है? तो जो ज़्यादा व्यापक होगा उसको रखा जाएगा। आजकल आप सुनते हैं ना कि वो तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन के ऊपर आता है कि ज़्यादा व्यापक वैक्सीन कौन सा होगा, तो कोई ज़्यादा जो व्यापक जो चीज़ होगी उसको थोड़ी बंद करके हम कम व्यापक चीज़ को ले आएंगे। जिसकी वायबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी उसको लाया जाएगा। तो इस तरीके से केंद्र के पॉलिसीज़ को नहीं बढ़ना दिए। आप कंपेयर तो करिए, अगर आपके किसान के पॉलिसीज़ अच्छे होते तो क्या किसान आज वहाँ पे ज़मीन पे बैठे होते? नहीं ना। इतने दिनों से हड़ताल चल रहा है, वहाँ पे किसान की आप सोच नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि बंगाल के किसान के लिए कुछ अलग करेंगे। साहब क्या करेंगे वो बताइए। ममता दीदी ने अरे चंडी पाठ किया कि काली पाठ किया कि राम पाठ किया कि क्या पाठ किया, क्या मतलब है? आप अपना काम भी तो बताते भाई। आप जब बैठ के चौराहों पर आपने जब वहां पे हनुमान चालीसा पाठ किया, आपने किया ना, तो अगर हमने भी कर दिया तो आपको हिंदुत्व में कमी क्यों लगने लग गई? नहीं ठीक है शुभांकर जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार है कि नहीं कि लो स्कोर कहीं ना कहीं तो मेंटेन कर रही है ना ममता दीदी, अपने जूनियर से लड़ने के लिए वो नंदीग्राम अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर वो चली गई हैं, तो क्या लगता है? देखिए क्या होता है ना कि आप एक बात बताइए, ये बात तब शोभा देती है जब हम कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ पे वो लोकल लेवल से लड़ रही हैं। आप सोचिए ममता दीदी से लड़ने के लिए देश में सोचिए रविंद्रनाथ टैगोर, अरे माफ करिएगा, वो प्रधानमंत्री जी, एक्चुअली चेहरा ऐसा वो उन्होंने इतनी जल्दी बना लेते ना, वो बहरूपियों को ही फेल हो जाए पूरा एकदम, तो बात बीच बीच में रविंद्रनाथ टैगोर निकल जाते हैं। दिखते हैं वैसे है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे कूद पड़े, गृह मंत्री आ जाते हैं, जेपी नड्डा आ जाते हैं, तमाम लोगों को लेके आते हैं। आप सोचिए बॉलीवुड से लोग बुला रहे हैं, लोगों को तोड़ ताड़ के कहीं से ला रहे हैं। साहब आप बताइए आप किससे डरे हुए हो? आपके एक नेता को आके कहना पड़ रहा है, जो पहले अभिनेता हुआ करते थे वो भी कभी हमारे साथ थे, वो उनको कहना पड़ता मैंने इंसान होना छोड़ दिया, मैं कोबरा हूं, मैं तो डसूंगा आके। तो ये जैसे ही आपके पार्टी में आते हैं तो जहर उगलने वाली भाषा क्यों निकल के आती है? इंसानियत फैलाओ ना दादा, क्या जरूरत है? क्यों जहर उगलना चाहते हो? शुभांकर जी लेकिन बाहरी हैं वो तो ले आए ना, एक उन्होंने तो साफ कह दिया हम तो बंगाली, हम तो इसी यहीं के ही हैं। तो देखिए इसको वैलिडेट कर दिया ना कि भाई मैं बाहरी था, अब मुझे अंदरूनी चाहिए। अगर आप बाहरी नहीं महसूस करते तो कम से कम आप आके अपने भी तो कुछ नेतृत्व में कुछ तो पैदा करते। 4 नेता तो अपने पैदा करते। आपको पहले शुभेंदु अधिकारी से आपको बहुत दिक्कतें थी। आप देखिए आपके ट्विटर हैंडल्स में उनके करप्शन के ऊपर आपने वीडियोस जारी कर रखे थे। एक दिखा दीजिए अभी इस समय मिल जाए तो आपको। मुकुल राय तो आपके पास, उनको आपने किसी में कहा था शैतानों का राजा कहा था, आप लोगों ने कहा था, आपके नेताओं ने कहा था। आज के दिन में सीबीआई की अगर इंक्वायरी उनके ऊपर बैठ जाती है तो सीबीआई से आप लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सारी सीबीआई समय किसके पीछे लगी हुई है? जो जांच कर रहा था। आरोपित को छोड़ दिया, आरोपित का तो नाम तक हट गया। एक छोटी सी चीज और साहब, मिथुन चक्रवर्ती, मैं याद दिला दूं, मिथुन चक्रवर्ती जी ने कब राज्यसभा से जब उन्होंने उनको हटाया गया था पहले, उसके बाद उन्होंने पूरे पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया था? उन्होंने अपना पैसा, क्योंकि शारदा नारदा में ये उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो इन्होंने कहा नहीं भैया मैंने चोरी का पैसा वापस कर दिया, अब मैं चोर नहीं हूं। आपने चोरी का पैसा वापस देकर साबित कर दिया कि आपने चोरी एक्सेप्ट की है। लेकिन भवानीपुर से सीट छोड़ने के पीछे कहीं ये तो नहीं कि जिस तरह से उनका वोटिंग ग्राफ नीचे आ रहा था, 77% से 47% पे आया, 29% कम हुआ, तो कहीं वो तो वजह नहीं रही है शुभांकर जी? देखिए एक मैं बात बता दूं, ये कहां से वोटिंग परसेंटेज आता है आपने इसको भी सोचा? अभी तो इस साल का तो वोट नहीं ना पड़ा। क्या होता है कि इसके ऊपर सर्वेज होती हैं। सर्वेज किस तरीके से ली जाती है वो बता रहा हूँ।
जो इंटरनल से सर्वेज ली गई, उन्होंने ये कहा कि भाई जो मेजॉरिटी है, यानी हिंदुत्व के वोटों को इन्होंने पहले बांटा। अच्छा एक बात बताइए, जब भाजपा नहीं थी, ठीक, उस समय हमारी पार्टी जीतती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई 46% वोट आपको टोटल वोट शेयर था। मैं लोकसभा की बात बता रहा हूं, जो कि पिछले लोकसभा में 43% हो गया। तो मैं क्या मान लूं कि अगर हम 46% पर, जब हम लोकसभा में, जब हमारे 34 सीट हुआ करती थी, उस समय अगर हमारे पास 46% वोट शेयर था, वो पूरा मुसलमानों का था? नहीं ना। तो क्या हिंदू आज तक वोट नहीं कर रहा था? हिंदू भी तो वोट कर रहा था, उसके वोट भी तो जा रहे थे। तो ये आपने कैसे मान लिया कि हिंदू अब जाके वोट करेगा और वो जाके, देखिए यही बात है, यहां पे हम लोग जानबूझ के एक विभाजन तैयार कर रहे हैं। ये लाइन हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, ये दृश्य बना दिया जाता है। तो ये चीज है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विजुअल रिटेंशन दे रहे हैं। दैट्स इट। शुभांकर जी, आपने लिया ना उसको, किसको लिया? आपके अंदर डाला नहीं गया ना सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता, तो आपने पकड़ लिया ना। नहीं कहीं ना कहीं आप उनके एजेंडे में आ गए, उनको जिस तरह से आपको घेरना था उन्होंने घेरा, आप फिर उनको प्रूफ करने के लिए आज आप मंदिरों में भी जा रहे हैं। देखिए क्या बुराई है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। हमने, मैं एक चीज देख रहा हूं, जब हमने ये बात समझी कि यहाँ पे जय श्री राम बोल करके आज 3 प्रदेशों में आग तक लग चुकी है। जब गोधरा कांड हुआ उसमें भी जय श्री राम के नारे लगे थे, मतलब कितने आगजनी हुई, कितने लोग मारे गए, वो इतिहास नहीं मिटा सकते हम। जब यूपी में, जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद जब कांड हुआ, अच्छी बात है आज राम मंदिर आ गया, लेकिन कई लाशों पर आया, उस समय भी जय श्री राम के नारे लगे थे। तो बात यह है कि जय श्री राम आज के दिन में, अरे राम जी क्या खुश होते? क्या वाकई लाशों के ऊपर राम जी खुश हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन ये हम इंसानों ने बना दिया, हम लोगों ने राम जी को एक ऐसे ढांचे में हम लोगों ने अंकित कर दिया कि नहीं, अब वो हमारे से चुनावी उद्घोष के हिस्सा रह गए। जय श्री राम बोल के हम लाठी भांस दें तो उसको में हिंदुत्व की ताकत दिखाई देती है। लेकिन हम लोग कभी भी ना कट्टरपंथ नहीं रहे, तो कट्टरपंथियों की भाषा मैं तो नहीं बोल सकता। ठीक है, ओम प्रकाश जी क्या लगता है? ममता दीदी तो साफ तौर पर कह रही है कि अप्रैल को वोट पड़ेगा और बंगाल की जनता अप्रैल फूल मनाएगी बीजेपी को। देखिए अभी हमारे साथी ने स्वीकार किया कि जो पश्चिम बंगाल में लूट हुई या कुशासन हुआ उसमें अकेले ममता दीदी नहीं थी जी। इनका कहना है कि उनके साथ शुभेंदु अधिकारी, मुकुल और कै का नाम लिया उन्होंने कि ये भी उसमें शरीक थे। इसका मतलब हुआ कि जो है ममता बनर्जी ने लूटा, इन्होंने स्वीकार। ओपी सिंह जी, इतना हिंदी आप भी समझते हैं? सुनो यार, अब जब आपकी बारी आए तो आप बोलना। अभी आपने राम की परिभाषा जिस तरीके से बताई है कि राम के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज आप हिंदू का जो ये मुलम्मा ओढ़ करके आप निकली है, कल तक जय श्री राम लगाने वाले नारा पर आपने लाठीचार्ज क्यों किया? आपने जो चंडी पाठ पढ़ रही है आज घूम घूम के मंच पर, वो भी गलत श्लोक का आपने उसका प्रवचन किया है। आप ये बताइए कि आपने दुर्गा पूजा पर उस पर रोक क्यों लगाई? ये जुलूस नहीं निकलेगा। आप ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो आम बंगाली, आम बांग्लादेश के जो हमारे नागरिक हैं जिनके विकास के लिए था, उस पर रोक क्यों लगाई? आपने बार-बार, हाँ सुनिए पश्चिम बंगाल सुनिए, आपने बार-बार आपकी ममता बनर्जी जी ने, ममता दीदी ने इस बात को साबित किया है कि मैं संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट से परे हूं। आप उनको, ममता दीदी को याद दिलाइए कि 2018 में बाटला हाउस एनकाउंटर में उन्होंने खुलेआम जो इस बात का चैलेंज किया था कि अगर ये सही साबित हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। अब वो संन्यास कब ले रही है ये भी उनसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें उनको याद दिलाइए। दूसरी बात ये, केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं भेजी गई आपके राज्य में, चाहे वो आपदा की रही हो, चाहे वो कोरोना काल में जो है मुफ्त जो है गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था रही हो, चाहे वैक्सीन और दवा की व्यवस्था रही हो, ये पूरा विदित है कि जो गरीबों को मिलना चाहिए वो टीएमसी के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके धांधली किया, लूट। ये जनता बोल रही है, ये जनता के खिलाफ खड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो परिवर्तन का नारा केवल लगा रही है, बदलने का मूड तो वहां की जनता बदल चुकी है। और बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत चेयरमैन सबको क्या कहा कि आप ममता दीदी का
साथ छोड़ के भाग जाओ। अरे डूबती हुई नाव पर कोई भी अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। ठीक है ओम सारे पार्टी के दिग्गज आपके टूट करके जो है वो जा रहे हैं। दूसरी बात, ममता दीदी ये कहती है, ये भारतीय जनता आपने भी नाम ले रहे थे, जेपी नड्डा, मोदी जी, अमित शाह जी, ये हमारे पार्टी के बड़े लीडर है, ये पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये देश का ही एक अंग है, लेकिन ये देश का बाहर का अंग नहीं है। वहां जाने पर आपको पेट में दर्द होगा। आप आरोप लगा रहे थे ना तुष्टीकरण का, तो उन्होंने तो साफ कर दिया कि मैं हिंदू भी हूँ। आप लोग को प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये पाठ अरे पढ़े भाई हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी से जगो रे भाई तभी से सवेरा है। ममता दीदी को सद्बुद्धि आ गई। अब वो हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। अरे आप हिंदू हो कि तुष्टीकरण करने वाली हो, क्या हो, ये तो वहां की जनता खुद जवाब दे रही है। और आप चैनल पर बोल के जा रहा हूं, ये जो हिंदू का दावा कर रही है, जो हिंदू की नौटंकी कर रही है, जो ये चंडी पाठ पढ़ रही है, इसके बारे में भी जनता क्या बोल रही है ये मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, हम शुभांकर जी से जान लेते हैं। अरे हिंदुओं का इन्होंने इतना उत्पीड़न किया है कि इनकी तुष्टीकरण की नीति से बंगाल की जनता आज ही जा चुकी है और उससे वो ठीक है। शुभांकर जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। शुभांकर जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी के हिंदू कार्ड का जो वोट काटने की कोशिश है वो टीएमसी ने स्टार्ट कर दी है? देखिए, मैंने फिर से ये पहले सवाल का ही हिस्सा था, मैं तब भी मैंने बोला कि देखिए बात ये है, यहाँ हिंदुत्व प्रूफ करने की बात नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण है, वो अपने घर में पूजा पाठ करती रही, सब कुछ आज के दिन में वो पूजा कर रही हैं, उनका ये अगर आप ये कहते हैं कि दिखावे के लिए कर रही हैं, खैर मैं उस बात को नहीं मानता हूं। अगर वाकई, क्योंकि ये भारतीय कहते हैं ना कि जब आप जैसे होते हैं ना, आपको अपनी प्रतिबिंब वैसे ही दिखाई देती है। जब आप खुद किसी चीज़ का ढकोसला करेंगे ना, तो सामने वाले की भी हर चीज़ ढकोसला नजर आएगी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे बात ये नहीं है। बात ये है कि देखिए हिंदुत्व कार्ड कैसे खेला जाता है। हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए बताया जाता है कि जय श्री राम बोलने के लिए दुर्गा जी को अपमानित करना जरूरी है। क्यों आके दिलीप घोष को यह बताना पड़ता है कि दुर्गा जी कहां से आई, ये देश तो राम का रहा। ये बात मैंने नहीं बोली है, ये दिलीप घोष जी ने बोली है। अब देख लीजिए दिलीप घोष जी किस पार्टी से आते हैं, वो किस पार्टी का संस्कार आगे बढ़ा रहे हैं, उनको पता होगा। खैर दूसरी बात, अब अभी ये कहते हैं, बार बार कहा जाता है दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जाता। एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, मैं खुद अपने पार्टी का टीएमसी का होकर कह रहा हूं, ममता दीदी में भी इतना हिम्मत नहीं कि कहीं पर दुर्गा पूजा रोक सके। बंगाल में कोई ऐसा साल नहीं गया, कोई ऐसा वर्ष नहीं गया कि दुर्गा पूजा नहीं हुआ, जब आपको पता ही नहीं। मुझे अफसोस है, ओपी सिंह जी बड़े भावुकता के साथ बोलते हैं, इनमें एक सुर भी है नेताओं वाला, मेरे में वो सुर नहीं है, खींच के मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा। लेकिन उनके सम्मान में मैं कह रहा हूं कि साहब एक बार देखिए, थोड़ा सा गूगल स्टडी करिए, आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा शायद बंगाल में होती आ रही है और वो होती रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी खुद के 2 पूजाएं चलती हैं, आपको नहीं पता है। खैर, अब आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ बंगाल एक ऐसी जगह है जहां दुर्गा पूजा कमेटियों को हम लोग एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। ये हर जगह होता है, इधर भी। लेकिन आपको नहीं पता होगा, यूपी में इस बार विसर्जन को लेके हर जगह हम लोगों को अनुनय विनुनय करना पड़ा था। यहां पे जितनी दुर्गा पूजा कमेटियां थी उनको रोक दिया गया था। ये कहा गया था कि विसर्जन के लिए अपनी जगह खुद संभाल लीजिए, हम लोग विसर्जन नहीं होने दे पाएंगे। ये बातें यूपी में हुई थी और यहाँ पे ममता दीदी का राज नहीं है। ये देख लीजिएगा, मैं विसर्जन कमेटी में था, मैं पूरे विसर्जन कमेटी का नाम तक दे सकता हूं। इसमें आपके एक एक्स डीजीपी भी शामिल थे, मैं आपको ये भी बता दूं। खैर, तो इन चीजों को जो हम लोग, मैंने बताया ना, इस समय जो राजनीति है वो राजनीति है दृश्य बनाने का। क्योंकि कैमरा पर हम लोग क्या करें, बीजेपी ये बहुत अच्छा, ये षड्यंत्र बहुत अच्छा भांप पाती है कि उनको पता है कि मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, द कैश रिच पार्टी है, तो उन्होंने एक दृश्य बनाना शुरू किया। हर नेता एक जगह जाके एक ही तरीके के डायलॉग बोलते हैं। वो बंगाल में वो लोग दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं और ये पूजा नहीं होने देते हैं, ये बोलते जाते हैं, तो इनको लगता है पब्लिक सुनते सुनते उसके ऊपर विश्वास करते रहेगी। आप झूठ को 4 बार चिल्ला के बोलिए तो कुछ ना कुछ हवा तो लगी जाएगी, इसी आशा से इस बात को बोला जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी हो पाएगा कि दुर्गा पूजा बंगाल में ना हो पाए या सरस्वती पूजा बंगाल में ना हो पाए, यहां तक कि रामनवमी तक बंगाल में ना हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने आके दुष्प्रचार शुरू किया, उससे ये ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी, ममता दीदी ने भी एमए इन इस्लामिक स्टडीज की हुई है, हर चीज यहाँ पर बात घूम फिर कर हिंदुत्व पर आ जाती है, जाति पर आ जाती है। लेकिन बंगाल के युवा क्या चाहते हैं, वो तो चाहते हैं नौकरी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
जॉब चाहिए उन्हें, सही कंपनियां बात। चलेगी। टाटा कंपनी जब से गई तब से आई नहीं है, स्टेट हाईवेज नहीं है वहां पे। इस मैं पर बता आपकी दूं, क्या नहीं कहना है? ये भी गलत है। शायद मैंने फिर से कहा ना कि इसके लिए आपको बंगाल में जाना पड़ेगा। देखिए मेरा तो ननिहाल भी बंगाल में है, लेकिन मुझे जबकि जाना research पड़ता है, मैं मेरी कई उस बार। according तो जो मुझे नहीं पता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बनारस जो है वहाँ से ममता दीदी नहीं लड़ी चुनाव, है ना। बनारस किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आप खुद देख लीजिएगा। मुझे तो डर लगता है बोलते हुए, क्योंकि इतने पत्रकारों की ज़िंदगी जो है मतलब हाशिए पे रख दी गई है। मैं तो बहुत आम आदमी हूँ साहब। तो यहाँ पे आप बनारस से लेके एक बार सोनभद्र तक का रास्ते चले जाइएगा, गाड़ियाँ पलटी हुई दिखाई देंगी, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे, लेकिन हम नहीं बोलते। यहाँ का एक नेशनल हाईवे बहुत मेहनत से बनाया गया, बहुत खर्चे के साथ लखनऊ नोएडा हाईवे बनाया गया। किसानों को रोकने के लिए 100 फीट का एक दूरी रखते हुए गड्ढा खोद दिया गया 20 फीट गहरा, ताकि किसान इधर ना आ पाए। वो रास्ता तोड़ दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए को खराब कर दिया जाता है। ये बंगाल में नहीं हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बंगाल के बारे में बोल दूं। जब आप स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज जाके देखिए, एक बार आप सॉल्ट लेक से एक बार आउटर जाके देखिए, आपको लगेगा पता नहीं आप विदेश में कि यहाँ पे हैं। मैं बार बार कहता हूँ इंटरनल रोड्स मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसकी हालत तो आप खुद लखनऊ से, आप लखनऊ में देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एक एक इंटरनल रोड देख लीजिए, आज तक पता नहीं चल पाता है कि वो किसके यहाँ पे साहब पार्षद किसके, भाजपा के, यहाँ पे विधायक किसके, भाजपा के, यहाँ पे एमपी किसके, भाजपा के। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ की सड़कें अगर खस्ता हाल है तो इसके लिए हम लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अखिलेश जी को। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है ना, वहां पर हायर स्टडीज लेके लोग दुकानें खोले हुए हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। मैं आपको बता दूं हायर स्टडीज़ के और जहां तक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात आती है, प्लीज़ थोड़ा सा इसको सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली जितने भाजपा शासित राज्य हैं उससे बंगाल का काफ़ी ऊंचा है। दूसरी बात, लेकिन बंगाल का मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ग्राफ नीचे आया एक चीज और मैं बता दूं। बहुत बार ये बात आती है टाटा को यहां से ले गया, टाटा नैनो का प्लांट वहां पे लगा रही थी। क्या नैनो आज प्रोडक्शन में है? गुजरात में प्लांट लगे अभी साल 1.5 साल नहीं हुआ, उसकी कॉस्टिंग तक निकल पाई। सोचिए ग्रीनलैंड खराब कर दिया गया और नैनो का प्रोडक्शन वहां पे बंद कर दिया गया। नैनो हमेशा के लिए क्लोज प्रोडक्ट है, राइट। तो ये दिस वाज अ रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एट द रॉन्ग प्लेस। और वहां पे नंदीग्राम में ये जब करने जा रहे थे तो कोर्ट ने, आप थोड़ा सा ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला पढ़िएगा कि क्यों ग्रीनलैंड को, जो उपज वाला लैंड है उसी पर क्यों टारगेट किया जा रहा है। और नंदीग्राम पर ये लाके उन्होंने जानबूझ के इसको फोकस किया था। वो भी राजनीतिक था, माइंडेड, वो भी राजनीतिक था। और उस समय यही शुभेंदु अधिकारी इसके खिलाफ लड़े थे साथ में। प्लीज 2007 वाले उसमें देखिएगा शुभेंदु अधिकारी का भाषा क्या था। आज शुभेंदु अधिकारी उन्हीं लोगों में जाके उनको उल्टी बात पढ़ाने जाएंगे। तो इस पूरे कांड में आपको किस नेता का चाल चरित्र नीति में बदलाव दिखाई दे रहा है? आप दोनों से जानना है, विकास के मुद्दे पर क्या पश्चिम बंगाल में आगे आप लोग वोट्स की अपील करेंगे? विकास के मुद्दे पर आगे बनेंगे? जो युवाओं की सोच है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई के बावजूद उन्हें जो कंपनियां हैं वहां पे स्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं, उसके मुद्दे पर क्या चर्चा होगी? किससे पूछे आप? पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं ओम प्रकाश जी से बात करती हूं। तो देखिए अभी क्या है, अब मैं पहले एम्प्लॉयमेंट पर आता हूं। प्लीज जरा एम्प्लॉयमेंट की ग्राफ आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिएगा, पोस्ट कोविड पीरियड या अमिस्ट कोविड पीरियड कहना चाहिए, पोस्ट नहीं कहूंगा, अभी भी कोरोना चल रहा है, राइट। तो इस दौरान में क्या होता है कि इसकी जो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे का जो देश आ रहा है उसमें हम नीचे से 16वें स्थान पर, नीचे से मैं कह रहा हूं, ऊपर से नहीं, नीचे से हम 16वें स्थान पर हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी खराब स्टेज पर है, यहाँ तक कि आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा। अभी ये बांग्लादेश गलती से बोल गए थे पश्चिम बंगाल को, क्योंकि वैसे ही देखते हैं तो वहाँ आपको बांग्लादेश से भी नीचे हमारी जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स भी नीचे आ चुका है। यानी सोचिए बांग्लादेश में भी एम्प्लॉयबिलिटी हम लोग से ज़्यादा है। तो ये बात सिर्फ एक स्टेट की नहीं होती है। आपको पता है अभी अगर सेंट्रली मैं इस बात को लेकर चलूँ, हमारी कितनी इंडस्ट्रीज बिक गई और कितनी इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। आप एविएशन से सेक्टर से लेकर देखिए, आप टूरिज्म को लेकर देखिए, आप इस पर से देखिए। मैं तो इकोनॉमी का बंदा हूं, मैं इसके ऊपर पूरा लंबा आपको भाषण दे सकता हूं कि हुआ क्या है। आपकी खुद फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, कितने बैंकों को एक दूसरे के साथ फोर्सफुली मर्ज कर दिया गया, जहां तक कि एक मेजर बैंक को, एसबीआई के एमडी को बताना पड़ा कि साहब मैं से अगर जॉब ज्यादा मर्जिंग किया कि मैं छोड़ दूंगा। ओम प्रकाश जी, आपका क्या कहना है? क्या विकास के मुद्दों पर, जमीनी जो स्तर की जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे टीएमसी के साथी अभी कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा भाषण नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता। ये सही बात है कि भाषण नहीं दे सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन झूठ बहुत अच्छा बोल सकते हैं। जो इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है पश्चिम बंगाल का, जो चरित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो विकास का खाका इन्होंने प्रस्तुत किया है,
वो निश्चित रूप से ये है कि झूठ बोलने में आप माहिर है, नंबर 1। अब जरा मैं बोलूं, आप सुन लीजिए। कृपया व्यक्तिगत ना हो, आप अपनी बात रखें, व्यक्तिगत ना हो। नहीं नहीं, आप व्यक्तिगत ना हो, आप अपनी बात रखें। आप बहुत सम्मानित हैं, मैं आपके सम्मान में बोल रहा हूं, आप अपनी बात रखें। मैंने आपको कहीं पे, अगर आप मुझे झूठा करा देंगे प्लीज आप गूगल कर लिखिए, उसके बाद आप मेरे से आंकड़ों में बात करिए। आप अपने आंकड़े दीजिए, मुझे बताइए कहां झूठ है, आंकड़े आप दीजिए। चुप रहेंगे, बोले सुनेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने तो आपके बारे में कभी जो बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया। तो मैंने आपके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं किया। नहीं, तो मैं आपकी बातों पर कह रहा हूं, आप शांत रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं ये कहा कि दुर्गा पूजा के बारे में आपने विस्तृत कहा, यह पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है कि पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा का उद्भव, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से ही पूरे देश में इसका प्रचलन बढ़ा। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा वहीं से ही प्रचलन बढ़ा। मैं ये भी दावा कर सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो आध्यात्म की, संस्कृति की, धर्म की धारा वही, उसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर था। मैं ये भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल पूरे देश के अंदर आज जितने प्रदेशों ने विकास किया है, लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके 1 दशक के अंदर आप देखिए पश्चिम बंगाल में जितने उद्योग धंधे लगे, पूरे देश से लोग, जितने लोग पश्चिम बंगाल में गए, जिन्होंने रोजगार किया, आज उसकी क्या स्थिति है। मैंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बोला हूं। इन्होंने पश्चिम बंगाल को, ममता ने घुसपैठियों से भर करके पूरा बांग्लादेश बना दिया, और उसी वोट की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनको आज पछतावा हो रहा है। क्या किया? विकास की बात नहीं बोलेंगे। नहीं, सुनिए, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम, पश्चाताप उनको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुस्लिम आप चलाओ, तुष्टीकरण आप चलाओ, बांग्लादेश के सारे घुसपैठियों को अपने यहाँ जो है रख करके उनको राशन पानी दे रहे हो। अभी भी विकास के नाम नहीं लिए, को नहीं दे रहे। मैं विकास का भी नाम लेता हूँ। आपके जमाने में 1.5 से 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए, आपने बेरोजगार नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार मनरेगा का डेटा देख लीजिएगा। सुनिए, मनरेगा का डेटा देखिए कोविड के टाइम का। बोलने दीजिए, वरना मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। आप उसको सुन लीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन कर रहे थे, पश्चिम बंगाल से आप कंपैरिजन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गूगल पर जाइए, डाटा पर जाइए, रिकॉर्ड पर जाइए, माननीय महोदय 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। ये दीदी दावा नहीं कर सकती। कोरोना काल में WHO ने पूरे देश में, ठीक है, कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सफलता अर्जित की है, दूसरे देशों ने सफलता की है, यह सौभाग्य ममता जी को प्राप्त नहीं है। ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी पता है। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल वो ऐसी जगह है जहां की मुख्यमंत्री अपने भतीजे के घर ईडी के छापे के पहले पहुंच जाती है और ये दावा करती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने जो लूट किया है, तुमने जो लूटा है पश्चिम बंगाल को, मैं भतीजेवाद में, वंशवाद में, परिवारवाद में तुमको मैं सेव करने के लिए, तुमको ढाढ़स बंधाने के लिए, ठीक है, मैं पहले तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ। कोई ऐसा नेता नहीं करता। ओम प्रकाश जी, छापा मारने जा, सीबीआई छापा मारने जा। चलिए ठीक है, लेकिन ममता दीदी लगातार परिवर्तन को महंगाई से जोड़ रही हैं, और जिस तरह से हम प्रोफेसर रागी के आंदोलन की धरती कहीं ना कहीं बंगाल को देखते हैं, तो बीजेपी के पास ना सिंगूर है ना फिर नंदीग्राम है, तो कैसे देखेंगे आप? हम ऐसे देखेंगे कि आप 5 साल, ठीक है, ममता दीदी की सरकार थी, उन्होंने सोनार बंगला बना दिया, उन्होंने बहुत विकास किया। देश में जो विकास का ग्राफ है उसमें पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, आप भी पढ़ी लिखी है, हमारे टीएमसी के साथी है, वो भी देख ले, बेरोजगारी की क्या है उसको भी देख ले। ठीक है, कुछ मामलों में तेल में वृद्धि हुई है, मैं ये इस डिबेट में जाना चाहता कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट और तमाम कारणों से यह हुआ है, लेकिन क्या ये तो मैं बता सकता हूं ना कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चली आम गरीबों के लिए चली, क्या वो पश्चिम बंगाल के साथ नाइंसाफी हुई?
क्या पश्चिम बंगाल के लोग शौचालय नहीं पाए? क्या पश्चिम बंगाल के लोग छत नहीं पाए? क्या पश्चिम बंगाल के लोग जनधन योजना में लाभ नहीं पाए? क्या उनको मुफ्त राशन नहीं मिला? क्या मुफ्त टीकाकरण नहीं हुआ? विकास की एक बात बता दें अगर ये, तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। आपको जवाब दूंगा। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में गई है। ममता बनर्जी ने कई योजनाओं को लागू करने से इनकार कर दिया। ठीक है ओम प्रकाश जी, हम पूछ लेते हैं शुभांकर जी से। एक लिए इनकार कर दिया कि उस योजना के पहले प्रधानमंत्री शब्द लिखा था। अरे योजना को आप इनकार कर रहे हो, किसका हक मार रहे हो? नहीं, वो तो कह रहे ना बस वहां बंगाल में पहले से अच्छी योजनाएं उपलब्ध है, तो हम केंद्र सरकार की योजनाओं को क्यों ही अपनाएं? पता चलेगा। अगर उपलब्ध थी तो 2019 में क्यों आप हो गए? अरे क्यों आपकी योजना इतनी अच्छी थी? अभी तो आप 6 महीना पहले, 1 साल पहले चुनाव लड़े हैं। कितना गर्म हो जाते हैं। ठीक है शुभांकर जी, देखिए अब देखिए प्रश्न हमसे तब भी आप बोल रहे हैं, ठीक है अब गलत नहीं है जी, जवाब दे दे। देखिए ये मैं आपके सामने, ये मैंने खोला हुआ है गूगल का, और इसमें मैं जो लैंग्वेज पढ़ रहा हूं ये मैं अपना नहीं भाषा पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है वेस्ट बंगाल हैज बैग्ड द टॉप स्पॉट इन मनरेगा फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो अकॉर्डिंग टू द डेटा द स्टेट टॉप द लिस्ट फॉर जनरेटिंग ओवर 77% ऑफ वर्क सो फार। आंध्र प्रदेश ऑक्युपाइड द सेकंड स्पॉट विथ 55.92% वर्क एंड मध्य प्रदेश वाज एट द थर्ड स्पॉट विथ 51.27%. West Bengal has bagged the top spot in Manrega for the third time in the row. और मैं बता दूं, नेक्स्ट इधर से बंगाल टॉप्स इन रूरल जॉब स्कीम, TN इज सेकंड, तमिलनाडु सेकंड। आप सर्च कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने तुरंत दिखाया कि झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं, जनता को दिखाइएगा। हाँ ये बिल्कुल, इसीलिए मैंने देखिए चैनल पर दिखा रहा हूं ना, मैंने पढ़ के सुनाया, अपनी भाषा नहीं बताई। अब मैं आता हूं, अरे अब भी आप बोलेंगे, अभी यही बात मैं कह रहा था तो आप बदले की राजनीति मेरे साथ करने लगे थे। अभी आप मुझसे अभी फिर वही बदले की राजनीति, पहले आप मुझे धमकी दे रहे थे, अब आप फिर शांत नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपके सम्मान में चुप हो जाऊंगा साहब, मैं थोड़ा सा शिक्षित हूं, मैं चुप होकर यहां से चला भी जाऊंगा नमस्ते करके, जैसा कहो आप। नहीं बोलिए। अच्छा धन्यवाद। शिक्षित है भाई आप। तो अब जो है भाई, मैंने तो ये चीज मैंने आपको इसीलिए पढ़ के सुनाई, शायद मुझ पर विश्वास ना हो तो कम से कम गूगल चाचा पे तो विश्वास कर ही लेंगे आप। ठीक है ना, वो भी आजकल मिले, क्योंकि आईटी सेल भी आपका सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर इसको आप नहीं चेंज कर पाए हैं तो वाकई वही गूगल ने बड़ा काम किया है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अब अभी भी आप बीच में बोलते जा रहे हैं, लेकिन यही बात मैं आपके साथ करूंगा तो आपको थोड़ा सा दुख लगेगा। आप इतना चिल्ला रहे, इधर से थोड़ा पानी पी लीजिए, बिस्कुट बिस्कुट खाइए, तब तक मैं बात करूंगा। अच्छा अब क्या है, अब देखिए बार बार ये बातें, देखिए अब मैं आपको सामने दिखा दिया कि कहाँ पे चीज़ें झूठ कैसे बरगलाई जाती हैं। आप चिल्ला के अगर झूठ को भी बोलेंगे वो सच नहीं बन जाएगा। जो रिकॉर्ड्स हैं आपके सामने हैं, हर किसी के हाथ में हैं, आप जरा सा सर्च करिए गूगल पे, आपको मिल जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ, ये बातें हम लोगों ने नहीं बनाई, रैंकिंग कैसे बनी या किस तरीके से बनी। आपको एक और सच बता दूँ, जब किसानों की बात आती है ना, वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसी जगह है जहां किसान जो लोन लेते हैं उसको चुकाने का सबसे ज्यादा जो रेट है वो वेस्ट बंगाल में है। क्यों चुका पाते हैं? क्योंकि उनके वहां पे आय हो पाती है। आय कैसे हो पाती है? क्योंकि किसानों की जो फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में थी वो अच्छी हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हर एक स्टेट का अपना एक शेयर होता है ऑन एक्सपेंसेस, उनकी एक अपनी पॉकेट वैल्यू होती है। जो पॉकेट हमारा था 55,000 करोड़ का, आज 3 साल से नहीं दिया गया। अगेन प्लीज गूगल पे चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जो आपके खुद के शासित राज्य नहीं है, आपने जानबूझ के उनको और पिछाड़ दिया, और उसमें आपने हर वो तरीका अपनाया ताकि वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सरकार को गिरानी होती है, सरकार को डिस्टर्ब करना होता है, चाहे दिल्ली हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में भी आपने देख लिया किस तरीके से कोरोना के बीच में एक दिन के लिए लॉकडाउन को अवकाश देकर वहां पे एक दिन की सरकार उसको सिर्फ गिराने के लिए आ जाते हैं। उस समय कोरोना कुछ नहीं बढ़ता है, थाली ताली सब बजाना बंद हो जाता है। तो अभी बात होती है शासन की, कि शासन फैलाना है। तो ये चीज तो हिटलर ने भी किया था साहब, ये चीज आप भी कर रहे हैं। फासिज्म कहते हैं, फासिज्म का मतलब ही होता है झूठा राष्ट्रवाद। जब आपको और हमको बताया जाए कि इस प्रमुख पार्टी या इस प्रमुख विचारधारा को रखने वाले सिर्फ राष्ट्रवादी होंगे, बाकी नहीं होंगे, यही फासिज्म की शुरुआत है साहब। लेकिन शुभांकर जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि वहां पर जॉब नहीं है, ये नहीं, रिपोर्ट कार्ड तो ममता दीदी को पेश करना है ना, वहां पर 10 साल से तो उनकी सरकार है, उन्हें सफाई पेश करनी है। देखिए रिपोर्ट कार्ड का एक अंश तो मैंने आपको दिखाई दिया, आपको सामने दिखाया। ये भी नहीं कि मैंने अपनी कुछ लाया या मैं खुद से अपना कोई चैनल बना के बैठा हुआ हूँ। गूगल मैं नहीं चला रहा, TMC नहीं चला रही, मैंने वो आपको एक पढ़ के सुना दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
जब आपने कहा कि आयुष्मान, हम लोग बार बार आयुष्मान भारत की बात करते हैं, प्लीज़ आयुष्मान भारत में आप चीज़ देखिएगा, जो गरीब, जिसको हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बार बार हम लोग टारगेट करते हैं, उसमें जिसका लोअर थ्रेशोल्ड लिया जाता है वो 6,000 के ऊपर लिया जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में हम लोग चलते 3,000 में लेते हैं। एक और मजे की बात बताऊं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम लोग को कम्युनिस्ट की भी अच्छी लगी ना, तो हमने उसको हटाया नहीं। जैसे कि वहां पे जो आज के दिन भी जो लोएस्ट करेंसी है उसको हम लोग चलने देते हैं, 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे आज भी वहां पे चलता हुआ दिख जाएगा, ताकि जहां का जो गरीब है वो एग्जिस्ट कर सके। तो हम लोगों ने एक इकोनॉमी को भी हम लोगों ने एक लिबरलाइज किया। आप मुझे बताएंगे ये और किस स्टेट में जाके किया गया? वहां का गरीब एटलीस्ट भूखा नहीं सोता है। मैं मान सकता हूं कि वहां पे भी गरीबी बहुत ज्यादा है। आप लोग बार बार कहते हैं बांग्लादेशी बांग्लादेशी, शायद आपको नहीं पता, जब आप पश्चिम बंगाल कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल, किसका वेस्ट? हम खुद पश्चिम बंगाल कह के पूर्वी बंगाल को हम लोग वैलिडेट कर देते हैं। क्यों नहीं उसको बंगाल कहते हैं? हम लोग कई बार लड़ते रहे कि उसको बंगाल का नाम कर दीजिए। आप क्यों खुद पश्चिम बंगाल कहते हैं? पश्चिम बंगाल कह के तो वेस्ट बंगाल को आप ईस्ट बंगाल करार दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो तब हुआ करता था ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, अब किस बात का पश्चिम साहब? तो समस्या इन बातों की है। इस पे भी मोर्चा खोल दीजिएगा ना फिर। नहीं, समय आने पर बिल्कुल, देखिए हम लोग तो इसका डिमांड कर ही रहे हैं। लेकिन खैर ये दूसरी बातें हैं, कम से कम विकास भी अपनी जगह अगर होता रहे। मैं तो खुद कहता हूं, हम करें आप करें, अगर लोगों का विकास होता चला जाए तो खुद ब खुद लड़ाई विकास की होगी, तो हम धर्म को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं शुभांकर जी, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि अगर दीदी को स्कूटी लेकर नंदीग्राम में ही गिरना है तो वो उन्होंने तय किया है, तो वो तो पूरी तैयारी में है कि वो इस बार स्कूटी गिराने की तैयारी में है। क्या लगता है आपको कि जो वो चाहती थी कि शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने वहां पर ला के कहीं ना कहीं ममता का फोकस नंदीग्राम में खींचने की जो इनका एक स्ट्रेटेजी मान लीजिए आप, वो जो करना चाहती थी वो उन्होंने तो वो कर दिया। देखिए जानते हैं, मैं थोड़ा सा हंसा इसलिए क्योंकि वो जो स्कूटी वाला प्रकरण था वो मैंने कई चैनलों में देखे। तो काश अगर एक मतलब बेसिक एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाती ना, कि नहीं भाई सीएम चलाने के, मतलब सीएम पद चलाने के लिए आपको स्कूटी चलाना अनिवार्य है। साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब स्कूटी मत चलाइए, कार मत चलाइए, देश चलाने की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको वहन करिए। वो चलाने के लिए लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग जब जाके वहाँ पे वोट देते हैं, वोट हम इस आशाओं के साथ देते हैं कि आप हमारे ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाएंगे, कुछ अच्छा लाएंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा कि भाई हम राम और दुर्गा में लड़ाई कराएं। हमको अगर सुभाष बोस को अगर हमको ऊपर चलाना है तो मुझे किसी तरीके से गांधी जी को नीचे उतारना पड़ेगा। इस राजनीति से कब हम ऊपर उठ के बात करेंगे? ठीक है, ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी है नंदीग्राम से? नहीं, ऐसा है, हमारे साथी ने बहुत साफगोई के साथ अपना पक्ष रखा है। ममता दीदी स्कूटी चलाएंगी, ममता दीदी चंडी पाठ करेंगी, ममता दीदी बाजार मंदिर जाए, इसकी अपनी अपनी आस्था है। अब देखिए क्या इन्होंने विकास किया है। 5 साल का इन्होंने मेहनत तो कभी आज तक नहीं देखा कि अपनी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अपने सरकार के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड रखती है। ममता दीदी ने कब रिपोर्ट कार्ड रखी है ये पता नहीं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जिसकी सरकार होती है वो अपनी उपलब्धियों की चर्चा जनता में करती है। जब हम 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे देश की जनता के बीच में, तो 2014 से 2019 के बीच में हमने जनता से क्या वादे किए थे, हमने 5 साल में जनता को क्या दिया, हमने कौन सा विकास किया, ये सारा हम उपलब्धियां जनता के बीच ले गए। और जनता ने विश्वास करके 14 की बजाय 19 में और ज्यादा भारी बहुमत से दे दी। क्या हम ये जानना चाहे दीदी भी ऐसा करेंगी? क्या वो 5 साल की अपने शासन की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाएंगी, दावा करेंगी कि मैंने विकास का ये खाका खींचा, मैंने जो है गरीबों का ये उत्थान किया, मैंने ये बेरोजगारी दूर की, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसान किया, मैंने रोहिंग्या घुसपैठियों का जो है मैंने किस प्रकार से उनकी सेवा भाव किया, किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति किया, किस प्रकार से चिटफंड कोयला घोटाला, सारदा चिटफंड घोटाला किया, किस प्रकार से अपने परिवार को अरबपति बनाया, किस प्रकार से सीबीआई और ईडी के छापे को हम विरोध किए, ये सारा तो जनता को बताना है ना। हमने जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने के लिए अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट में भेजा कि चुनाव के दौरान जय श्री राम का नारा न लगे,
ये सवाल का जवाब तो जनता को देना। डिबेट पर तो ये अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन जनता तो सब जानती है ना। उसके सामने तो इनको अपनी पूरी करतूत, जो 5 साल की करतूत है, उस करतूत को तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन इनको आपने ये भी भी तो बताना स्टार पड़ेगा ना कि जो प्रचारकों की 20 पूरी साल से लिस्ट 10 जारी साल कर के दी है। इनकी दाएं देखिए, बाएं आपने बाजू सवाल पे पूछा था, वो लेकिन अभी आदमी तक को मैं छोड़ इंतजार करके कर रहा हूं कि कब इनका मैं आ भाषण रही खत्म शुभांकर होगा। जी, तो ठीक है ओम प्रकाश जी, लेकिन आपने भी तो अपने स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट एक के बाद एक तैयार कर दी। ममता दीदी तो अकेले, उन्होंने बोला है कि मैं अकेले ही मैदान में कूदूंगी। ओम प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है शुभांकर जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। हाँ, जब तक माइक ने धोखा दिया ओम प्रकाश जी को, मैं थोड़ा सा फायदा उठा लूं। देखिए क्या है कि अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि क्या वहाँ पे हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे तुष्टीकरण और ये सारी बातें, और क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड के तो कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रख दिए। कई बातों को लेकर मैंने चर्चा भी की। फिर उन्होंने कहा कुछ लोगों को बड़ा किया गया। साहब, पूरे देश में सबने देखा कि यहाँ पे जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं तो ग्रोथ किसका हुआ? ग्रोथ सिर्फ 2-3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 बड़ी इंडस्ट्री तब बढ़ती कि पूरा उद्योग एक साथ बढ़े। उसमें क्या आपका फर्म, क्या मेरा फर्म। अगर मीडिया इंडस्ट्री पूरी बढ़ती है तो प्राइम टीवी को भी फायदा होगा, रिपब्लिक को भी फायदा होगा, तमाम ब्रांड को फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल को फायदा मिलता है, एक ही चैनल अगर बढ़त होती है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब यहां पे उदासीनता है। किस तरीके की उदासीनता? इंडस्ट्री में तो है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर बैकिंग अच्छी मिल गई तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए, बस ये सारी चीजें होती रही। खैर, उन बातों को एक तरफ रख देते हैं। सिर्फ अगर राजनीति की बात की जाए, मेरा सिर्फ मानना यह है कि राजनीति का स्तर उतरा कहां से है। राजनीति का स्तर इसलिए उतर आता है क्योंकि हम लोग को इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर मतलब नहीं रहता। जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ना, अब क्या याद है प्रधानमंत्री जी चढ़ के बोलते थे, बताओ देश ये पेट्रोल का दाम गिरा कि नहीं गिरा, ये कम हुआ कि नहीं कम हुआ, गैस का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ। अब वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपके बातें एक के बाद एक वो जुमले साबित होते चले गए और वो गलत होती चली गई। तब आप उन नारों से पीछे आ जाएंगे, उन प्रश्नों से पीछे आ जाएंगे। अब आप इस जम से इस प्रश्न पूछ नहीं। अच्छा, फिर आप कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट। क्या वाकई पेट्रोल और डीजल का इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी हुई? आप मुझे बताइए। नहीं। सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का जो भार जो रहा है वो भारत में है। क्यों भूल जाऊं? जिस बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं वहां पे भी पेट्रोल और डीजल आपसे सस्ता है। तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। अरे हम अगर किसी से अगर हम कंपटीशन भी लेंगे तो हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि जीडीपी आजकल गैस डीजल और पेट्रोल उसके बात होने लग गई है। लेकिन आप भी बता दीजिए शुभांकर जी, नंदीग्राम में विकास की याद अब क्यों आई है? नंदीग्राम के विकास की याद आज की बात क्यों होगी? मैं एक बात बताइए, जिस तरह से वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही थी, आज तक तो शायद तक मेरे ख्याल से तो नहीं बनी है। देखिए, नंदीग्राम में पहले क्या था, शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ते थे। तो होता क्या है कि पहले जब एक क्षेत्र किसी एक नेता के हाथ में रहता है तो नेता का ध्यान हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री तो हर जगह पूरा नहीं, लेकिन हाँ एक नेता को इसीलिए रखा जाता है कि वो अपने क्षेत्र की ग्रोथ कैसे करके करे, डेवलपमेंट कैसे करके करे। जैसे कि अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो हम यही ना देखेंगे कि भाई राजनाथ सिंह जी के पास हम तो पहले दौड़ेंगे। हम हर बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी फोन लगाऊंगा। मैं हर बात के लिए ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री जी को थोड़ी जाके दोष दूंगा कि भाई लखनऊ में ऐसा नहीं हुआ तो मोदी जी का भाई वो है। इसीलिए ना राजनाथ सिंह यहां से जीते थे। मैं अपनी समस्या लेके मैं कहां जाऊंगा? सबसे पहले अपने विधायक के पास जाऊंगा, अपने एमपी के पास जाऊंगा। तो ग्रोथ की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर ना है हमारे क्षेत्र। तो मतलब आपका कहना कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कुछ नहीं किया? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या किया, उस समय हमारे यहाँ पे थे, उनको एक अच्छा मंत्री पद भी दिया गया। जितना वो कर सकते थे शायद उतना नहीं कर पाए, और शायद उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसका दबाव बार बार पार्टी से उनके ऊपर पड़ता जा रहा था। उसके बीच में उनका नाम थोड़ा सा कई जगहों में बीजेपी ने उछाला, कटमनी में उछाला, चारों तरफ से उछाला। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर कोई दोषी होता है तो दोषी को जेल में डाला जाता है कि पार्टी में डाला जाता है। लेकिन इन्होंने जिसको दोषी करार दिया, ये पहले करार दे देते हैं। मुकुल राय को भी पहले करार ही दे दिए थे, आज वो साफ घोषित कर दिए गए। जैसे आगे इन्होंने गंगा जल छिड़का और जो भी मंत्र पाठ फूके वो साफ हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी में ढाल लिया, साफ। शुभेंदु अधिकारी पार्टी में आ गए, साफ। मिथुन चक्रवर्ती उधर से आके उन्होंने अपना चोरी किया, उन्होंने कहा भैया मैंने अपने चोरी का पैसा मैंने वापस जमा कर दिया था, मैं साफ। अब आप बीजेपी में आ गए, अब वो कोबरा है। तब तो वो किस पार्टी में थे? कौन? जब चोरी हुई थी तब वो किस पार्टी में थे? तब आरोप किसने लगाया था? तब आरोप किसने लगाया था? और जिसने आरोप लगाया, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जब मेरे साथ थे तो अगर आरोपित थे तो उनको जेल में डाल दीजिए।
लेकिन आपने अपने पास तो लेकर उसको उन्होंने जेल तो में पैसे थोड़ी डाला। वापस कर दिया ना शुभंकर ओहो, जी। मैं तो कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी ने पैसा वापस कर दिया, मुकुल राय ने पैसा वापस कर दिया। अच्छा हाँ, जरूर किया होगा, नहीं तो इतना जो करोड़ों का रद्द बन रहा है बाकी कहां से। नहीं, इस मामले में आप शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि करोड़ों का रद्द ठीक का है, पैसा ओम हमारे प्रकाश पास जी नहीं से बन पूछ लेते पाया। हैं। ओम प्रकाश जी, पैसे वापस कर दिया है या आप लोग साफ कर देते देखिए, हैं, जैसे ही आ जाती पार्टी में सब साफ हो जाते हैं? चोर मौसेरे भाई, ये भाई क्या चोरी किए, अपने क्या साथ किए, शामिल ये कर तो लिया मैं। चोर के जो सरगना है वही ना जानेगा। जो चोर का सरगना है उसका पता होगा किसने कहां कहां चोरी की और मेरी क्या चोरी है, और उस सारी चोरियों का हिसाब हो रहा है। अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि नंदीग्राम में जाकर के ममता दीदी चुनाव लड़ना चाहती, वहां की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि एक विश्वविद्यालय दिया जाए, वो तो दे नहीं पाई। और ये साहब जो टीएमसी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, कितनी साफगोई से कर, ध्यान तो जाता नहीं मुख्यमंत्री का, वो उसीलिए तो एक नेता बनाया जाता है क्षेत्र का विकास करे। अरे मेरे भाई, आप याद करो, देश की आजादी के 70 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 जो है वो क्या कहते हैं विश्वविद्यालय थे, आज 42 विश्वविद्यालय हैं। एम्स और सरकारी कितना है? यूनिवर्सिटी, ये सारे कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आप आओ ना उत्तर प्रदेश में, सीख के जाओ, डाटा गूगल पर लेके जाओ और अपने प्रदेश को बताओ कि 5 साल में हमने क्या किया, कितने अस्पताल बनाए, कितने जो है विश्वविद्यालय वो बनाए। तो ठीक है ओम प्रकाश जी, वो तो जनता खुद ही सुनिश्चित कर लेगी कि किसने क्या काम किया और कौन उनके फायदेमंद है उनके लिए, वो तो जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है, क्या नंदीग्राम से ही अब चुनाव में जीत दर्ज करवाने के लिए नंदीग्राम का ही रास्ता बचा है कि विकास के मुद्दों पर बात होगी वहां पर? देखिए ऐसा है, मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ जी। कि नंदीग्राम में तो मान लीजिए ममता दीदी के नाक की लड़ाई है, मुख्यमंत्री है, वो नाक की लड़ाई लड़ रही है। और लेकिन ये जानिए नंदीग्राम सहित पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग बदलने के लिए आतुर हैं और इसीलिए इनकी पार्टी में भगदड़ मचा है। भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी गुंडों द्वारा, उनकी शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी। अच्छा ओम प्रकाश जी, जाते जाते थोड़ा महंगाई पे भी बोल दीजिएगा जी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ममता दीदी लगातार सड़कों पर वो गैस सिलेंडर और महंगाई जो बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में, उसको लेकर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। ममता दीदी गैस सिलेंडर और पेट्रोल पर जो नाटक कर रही है वो करे, उनको करना भी चाहिए, वो विपक्ष की नेता है। लेकिन साथ ही साथ अपने 5 साल के सुशासन कुशासन के बारे में आपने किसी चैनल पर सुना है? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, लोगों की जेब खाली होती जा रही है, वो नाटक है? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ महंगाई कंट्रोल करना केंद्र सरकार की ये उसकी जो है नैतिक दायित्व है। लेकिन जो ममता दीदी ने 5 साल में महंगाई पैदा किया है, जो गरीबी पैदा किया है, जो गुंडागर्दी पैदा किया है, जो कुव्यवस्था पैदा किया, उसका भी हिसाब दे साथ साथ। कंपैरिजन करे, कंपैरिजन कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया और मैंने क्या किया, उन दोनों का कंपैरिजन करें। ठीक है, देख लेंगे। शुभंकर जी, आपका क्या कहना है? आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि नंदीग्राम से ही तय होगा रास्ता या विकास की लहर भी आएगी जिस तरह से 10 साल में रिपोर्ट कार्ड तो मांगेगी जनता? देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि रिपोर्ट कार्ड जो जनता मांग रही होगी, रिपोर्ट कार्ड जनता जानती भी है, क्योंकि बंगाल की जनता कंपैरेटिवली काफ़ी शिक्षित है। जब कंपैरेटिवली कहता हूँ तो मैं कई प्रदेशों के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कुछ एक प्रदेश का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये माना जाता है कि एजुकेशन के लेवल में जैसे केरल का स्टेटस देखा जाता है, उसी तरीके से वी आर ऑन अ हायर नोट। एनीवेज, अब मैं बात करता हूँ कि नंदीग्राम साहब हमारे लिए एक सिटी है। और अगर आपने देखा होगा, 2-3 बातें आपने नोटिस किया होगा कि एक बार शुभेंदु अधिकारी का आप डायलॉग सुनिएगा तो उन्होंने कहा था, क्लेम किया था 5 लाख वोट से अगर मैंने नहीं हराया, 5 लाख वोट, अब 5 लाख से 50,000 पे तो खुद ही आ गए। तो धीमे धीमे कॉन्फिडेंस कम होता दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि वहाँ पे साख क्या बचेगा। और देखिए, ये हमारा ये सेकेंड टेन्योर हमने वहाँ पे चलाया था, राइट। ये हमारा जो सेकेंड टेन्योर था, नेचुरली फर्स्ट टेन्योर में कुछ काम अच्छा देखा होगा, तब सेकेंड टेन्योर मिला था।
सेकेंड टेन्योर के बाद 2019 में ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि इनको भाई अचानक वहाँ पे 18 सीटें जीत ली तो इनका वो आ गया, लेकिन 22 सीटें हमारी भी हम लोगों ने जीते, तो हमारी सीटें कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा हैं। और 10 सीटें ऐसी रही हैं जिसमें मार्जिन जो है वो 10,000 15,000 वोटों से कम कह रह गया है। तो ऐसे सीटें वहां पे हैं, तो इस तरीके से आप उस जीत को भी पूरी तरीके से नहीं मान सकते, स्विंग की बात होती है। गेम चेंजर है नंदीग्राम। तो नंदीग्राम अगर गेम चेंजर होगा तो चुनाव ना बताएगा साहब। ये तो अभी अगर मैं इसको लेके करूंगा तो मैं इसको उसी बात पर आ जाऊंगा, मैं अपनी भाषणबाजी सुर में देता रहूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप मुझसे तथ्य सुनना चाहते हैं और मैं अभी तक आपके चैनल पर तथ्य लेके आया, आपने पॉइंट्स बताया, मैंने पॉइंट्स बताया, मैं भाषण में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी नेता ओम प्रकाश सिंह, साथ ही साथ टीएमसी नेता शुभांकर भट्टाचार्य। हालांकि प्राइम डिबेट का मैं कर रही हूं, लेकिन नंदीग्राम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखना अहम होगा कि नंदीग्राम से क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। क्या 1 अप्रैल को बीजेपी का अप्रैल फूल बनेगा या फिर ममता दीदी को कोई बड़ा झटका लगेगा, ये भी अहम सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।